नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पति की मृत्यु के कारण नौकरी मिली। नुसरत मिठाई का डिब्बा लिए हुए केपी साहब के चैम्बर के सामने पहुंची। अर्दली कुर्सी पर बैठा मोबाइल में व्यस्त था। नुसरत ने उससे पूछा, साहब बैठे हैं क्या? अर्दली ने एक दृष्टि मिठाई के डिब्बे और फिर उसके चेहरे पर डालकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, हाँ बैठे हैं, मिलना है क्या? नुसरत ने कहा, हाँ मुझे मिलना है। अर्दली उठते हुए बोला, एक मिनट रुकिए, पूछ कर बताता हूँ। वह मिनट भर में अंदर से लौट कर बोला, जाइए, साहब अच्छे मूड में हैं, देखिए सारी मिठाई उन्हीं को न खिला दीजिएगा। फिर एक अर्थ भरी मुस्कान उछालकर दरवाजा खोल दिया। केपी साहब विभाग में बाबा साहब के नाम से जाने जाते हैं। दरवाजे से अंदर पहुंचते ही नुसरत ने देखा वह एक बड़ी सी मेज की उस तरफ बैठे हैं। माथे पर आज भी पहले की ही तरह बड़ा सा हल्दी और चंदन का तिलक लगा हुआ था। रेशमी खादी की बादामी शर्ट पहने हुए थे। दाहिनी तरफ एक कंप्यूटर रखा था तो ठीक उनके सामने उनका लैपटॉप खुला हुआ रखा था। नुसरत कुछ कहती कि उससे पहले ही उन्होंने उसकी ओर देखे बिना ही पूछा, हाँ नुसरत जी, बताइए कैसे आना हुआ? आज तो आपको अपनी नौकरी ज्वाइन करनी है। आपकी नौकरी का पहला दिन है आज। नुसरत ने बहुत ही संकुचाते हुए कहा, जी सर, मैंने ज्वाइन कर लिया है। मैं आपके लिए मिठाई ले आई हूँ। यह सुनते ही लैपटॉप पर तेजी से थिरकती बाबा साहब की उंगलियां एकदम ठहर गई। मूर्तिवत कुछ देर न जाने क्या सोचने के बाद सिर उठाकर नुसरत को देखा और देखते ही रहे कुछ सेकंड तक। उसके बाद बड़ी गंभीर आवाज में पूछा, नुसरत जी, यह बताइए, जिन परिस्थितियों में आपको यह नौकरी मिली है उसे देखते हुए क्या इसे आप अपने लिए खुशी का अवसर मानती हैं? नुसरत ने ऐसे प्रश्न की कल्पना तक नहीं की थी, इसलिए वह एकदम सकपका गई। वह दोनों हाथों से लड्डुओं से भरा डिब्बा पकड़े खड़ी रही। उसका नर्वस लेवल अचानक ही बिल्कुल चरम स्तर पर पहुंच गया था। वह सहमती हुई इतना ही बोल सकी कि जी, जी मैं। उसकी मन स्थिति को समझते हुए बाबा साहब ने कहा, देखिए, मेरी बात बहुत सीधी और साफ है कि आपको यह नौकरी आपके पति की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से असामयिक मृत्यु के कारण मिली है। उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, 40 के भीतर ही थे। यह बड़ी ही कष्टपूर्ण दुखदाई बात है कि पति की मृत्यु के कारण विवशतावश आपको नौकरी करनी पड़ रही है, जिससे आप अपने बच्चों का जीवन यापन कर सके। आजीविका की समस्या नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ नौकरी करती। शुरू से ही एक घरेलू महिला, गृहिणी का जीवन जीने वाली महिला को जीवन की अच्छी खासी यात्रा पूरी करने के बाद अचानक ही नौकरी करनी पड़े, मुझे नहीं लगता कि यह उस महिला के लिए खुशी का कारण है। इसलिए आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। मैं यह मिठाई नहीं खा सकता। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए न यह उचित है और न ही संभव। हाँ, मैं इस अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सफलतापूर्वक अपनी नौकरी करती हुई अपने बच्चों का भविष्य सुंदर सुरक्षित बना सके। वैसे यह बताइए कि यह मिठाई आप अपनी इच्छा से लेकर आई हैं या कि आपसे ऑफिस में किसी ने कहा? नर्वस लेवल के अब भी हाई बने रहने के कारण नुसरत कांप रही थी। मारे डर के जो कुछ सच था वही बताने लगी। उसने थोड़ा अटकते हुए कहा कि जी, जी, सब लोग कहने लगे कि नौकरी लगी है, पार्टी सार्टी ना सही, मिठाई तो बनती ही है। बार बार कहने लगे तो मैंने सोचा कि नुसरत ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी बाबा साहब बोले, जिन लोगों ने यह कहा, मैं उनका नाम पूछकर आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि कौन लोग हैं जो यह कर सकते हैं। यह पियकड़ों की मंडली क्या क्या कर सकती है, करवा सकती है। पीने खाने के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि
मद्य निषेध विभाग में पियकड़ों की मंडली नहीं, मंडलियां हैं। खैर, बड़ा होने के नाते आपको एक सलाह देता हूँ। आपके पति से भी बार बार कहता था कि पियकड़ों की इस मंडली से बचे, दूर रहे इनसे, बाकी जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर बाबा साहब ने उसे मिठाई लाने के लिए धन्यवाद देते हुए बाहर जाने का संकेत दे दिया। नुसरत में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक बार फिर मिठाई के लिए बोलती। वह 2 कदम पीछे हटकर मुड़ी और चैम्बर से बाहर आ गई। चैम्बर को एसी ने खूब ठंडा किया हुआ था, फिर भी जब वह बाहर निकली तो उसके माथे पर चमकता पसीना आसानी से देखा जा सकता था। उसके बाहर आते ही अर्दली ने दरवाजा बंद कर दिया और झट से 2 लड्डू उठाते हुए हाथ से इशारा किया कि बाबा साहब सिर फिरा आदमी हैं, और मुंह में पूरा 1 लड्डू भर लिया। फिर दोनों आंखें मटका कर इशारा किया कि अब जाओ। नुसरत भी उसे देखकर मुस्कुराई और सेक्शन में चली गई। वहां सच में मंडलियां लड्डुओं की प्रतीक्षा कर रही थी। वह सबके पास पहुंच रही थी, लेकिन कुछ इतनी जल्दी में थे कि खुद को रोक नहीं पाए। उठकर सीधे उसी के पास पहुंच गए। इनमें से कई लड्डू उठाने से पहले उसे बधाई देते हुए हाथ जरूर मिला रहे थे। यह देखने के बावजूद कि उसके हाथों में मिठाई का डिब्बा है, उसे एक हाथ से डिब्बा पकड़कर हाथ मिलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आधे घंटे में लड्डू वितरण करने के बाद वह अपनी सीट पर बैठी। कुछ लोगों का जोर हाथ मिलाने, देर तक उसे पकड़े रहने पर ही नहीं होता, तो उसे लड्डू वितरण में इतना समय नहीं लगता। नुसरत का काम लेटर डिस्पैच देखना था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई काम नहीं था। बाबा साहब ने एक शुभ चिंतक की तरह उसे मंडलियों से बचकर रहने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हीं मंडलियों में से सबसे शातिर मंडली ने लंच टाइम में उसे एकदम से घेर लिया, मानो उनमें होड़ लगी हो कि कहीं पिछड़ न जाए। सब ने उसे अपने साथ बैठाकर लंच कराया। उनके साथ ही नुसरत के भी हाव भाव देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह मंडली और वह पहली बार साथ लंच कर रहे हैं। वास्तव में यह सही भी था। उस मंडली के 4 में से 3 सदस्य ऐसे थे जो पिछले कई वर्षों से नुसरत के यहाँ महीने में 5-6 बार सजने वाली महफिल में शरीक होते ही थे। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद उसके शौहर नजमुद्दीन के साथ साथ पहुंच जाते थे। फिर देर रात तक खाना पीना, हंसी ठिठोली खूब चलती थी। जिस दिन महफिल सजनी होती थी, उस दिन नुसरत तीनों बच्चों को खिला पिलाकर जल्दी सुला दिया करती थी, जिससे पति के साथ वह भी महफिल का रस और लुत्फ ले सके। उसे बहुत अच्छा लगता था जब मंडली का कोई सदस्य उसके हाथ के बने मटन चिकन को खाते हुए उसकी तारीफ करता हुआ कहता कि इतना उम्दा मटन तो किसी होटल में भी नहीं मिलेगा। मन करता है आपके हाथों को चूम लूं, आपकी उंगलियां भी चूस लूं। कई बार यह भी होता कि यह कहते हुए वह सदस्य साथ खा भी रही नुसरत की शोरबे में डूबी उंगलियों को सच में मुंह में लेकर चूस लेता। इसके साथ ही महफिल में सभी की हंसी का एक छौंका सा लग जाता, और तब साथ ही बैठा उसका शौहर बड़ी नाजुक अदा के साथ एक हाथ से उसे अपने से सटाते हुए कहता, आखिर बेगम किसकी है। जब रात 11-12 बजते बजते महफिल मुकाम पर पहुंच जाती और रुखसती का वक्त आता तो सब एक दूसरे को गले मिलकर शानदार महफिल के लिए बधाई देते। हर कोई जाते जाते नुसरत से जोरदार ढंग से गले मिलकर उसकी शान में कसीदे पढ़ना, उसे शुक्रिया कहना न भूलता। साथ ही नजमुद्दीन की तारीफ के पुल बांधते हुए कहता कि यार, जो भी हो, जैसा इंतजाम तुम करते हो वैसा हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते। बहुत ही शानदार है तुम्हारा मुकद्दर जो ऐसी खूबसूरत, जानदार, शानदार बेगम मिली है। वास्तव में सभी इस महफिल के आयोजक प्रायोजक होते थे। सभी कुछ न कुछ लेकर आते थे।
इसी मंडली के साथ नुसरत ऑफिस में पहले ही दिन लंच कर रही थी। उसके चेहरे, उसकी शारीरिक भाषा में कोई संकोच या सकपकाहट जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लंच के दौरान चर्चा का मुख्य विषय था कि बाबा साहब ने उससे क्या क्या कहा। वह उन्हें सारी बातें बता रही थी जो नमक मिर्च कोटेड थी। उसने कहा कि मैं तो उनकी आंखें ही देखकर सहम गई थी। हमने तो सोचा ही नहीं था कि कोई इस तरह से मिठाई खाने से मना कर देगा। उससे ज्यादा यह कि इतनी बड़ी बड़ी नसीहत दे डालेगा। यह तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने उनकी सारी हिस्ट्री पहले ही बता दी थी, नहीं तो मैं उल्टे पांव ही भाग आती। ऑफिस में उसके इस पहले लंच के दौरान ही 2 दिन बाद पड़ने वाले रविवार को नौकरी ज्वाइन करने की खुशी में जश्न मनाना तय हो गया। पहली बार शौहर के बिना ही नुसरत ने घर में महफिल सजाई थी। महफिल के मिजाज से कहीं एक बार को भी यह नहीं लगा कि किसी ने फॉर्मेलिटी के लिए यह नजमुद्दीन को क्षण भर को भी याद किया हो। हाँ, महफिल के जोश खरोश ने पिछली सारी महफिलों को पीछे छोड़ दिया था। सारी रात चली इस महफिल का जोश कुछ ऐसा था कि अगले दिन मंडली लंच के बाद ही ऑफिस पहुंची। सबके चेहरे, आंखें चीख चीख कर बीती रात की महफिल का पूरा अफसाना बता रही थी। नुसरत ने जिस दूसरी मंडली को ठुकरा दिया था, उसने अपनी खुन्नस अपने तरीके से महफिल की सारी रिपोर्ट बाबा साहब तक पहुंचाकर निकाली थी। लेकिन लहसुन प्याज तक ना खाने वाले, नित्य प्रातः संध्या पूजा पाठ करने वाले, पौराणिक आख्यानों के अध्येता, वेद पाठी ब्राह्मणों पर भी भारी पड़ने वाले यादवंशी बाबा साहब को विश्वास नहीं हो रहा था कि नुसरत शौहर के न रहने पर ऐसी महफिल न सिर्फ अपने घर में ही सजाएगी, उसमें शामिल होगी, बल्कि स्वयं ही उसकी केंद्र बिंदु भी बनेगी। सारी बातें जानने के बाद ही वो एक काम के बहाने नुसरत को अर्दली भेजकर बुला चुके थे। तभी अर्दली ने उन्हें सूचना दे दी थी कि पूरी मंडली बिना किसी सूचना के गायब है। सभी के फोन स्विच ऑफ मिल रहे हैं। यह सब जान सुनकर बाबा साहब बहुत गुस्से, तनाव में आ गए। जरा सी बात को भी लेकर फुल तनाव में आ जाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस समय भी उनके लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन वह इतने तनाव उलझन में आ गए कि एक गिलास पानी पीकर उठे और मंडली के सेक्शन में जाकर अकाउंटेंट साहब को अपने साथ अपने चैम्बर में ले आए। उन्हें बुलाने के लिए अर्दली को नहीं भेजा। उनकी एक खास बात यह है कि जब वह किसी उलझन में उलझ जाते हैं तो उससे निकलने के लिए अकाउंटेंट श्रीवास्तव जी का सहारा लेते हैं। उनको बुलाने स्वयं जाते हैं और हर बार चैम्बर में उन्हें बैठने को कहकर अपनी सीट पर बैठते हुए पूछते हैं, श्रीवास्तव जी, जानते हैं मेरे जीवन में एक बड़ी खास बात क्या है? यह पूछकर वह सामने बैठे श्रीवास्तव जी को प्रश्नवाचक दृष्टि से तब तक देखते रहते हैं जब तक श्रीवास्तव जी यह पूछ नहीं लेते हैं, क्या सर? तब वह बड़े अंदाज से अपनी बड़ी सी रिवॉल्विंग चेयर पर आराम से बैठकर कहते हैं कि बताता हूँ। फिर घंटी बजाकर अर्दली को बुलाते हैं और 2 चाय लाने के लिए कहकर आगे बोलते हैं। क्या है कि द्वापर युग में यादुवंशी कौरव पांडव का पारिवारिक मामला सुलझाते सुलझाते अब तक के सबसे बड़े महायुद्ध का हिस्सा बन गए थे। और मात्र यही नहीं हुआ था, कौरव पांडव के बटने से पहले खुद ही बट गए थे। भगवान कृष्ण पांडव की तरफ होकर अर्जुन के सारथी बन गए और उनकी नारायणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ने चली गई और युद्ध में लड़कर अस्त व्यस्त हो गई। मैं कहता हूँ कि भाई दूसरे के मामले में पढ़कर स्वयं को समाप्त कर लेने का क्या औचित्य था? आखिर ऐसा कौन सा रणनीतिक दैविक कारण था? जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? श्रीवास्तव जी हर बार बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, क्यों माँ सर? तब वह बड़ी गंभीरता से कहते हैं, देखिए, जितना मैं जानता हूँ
उस हिसाब से उनके साथ कोई चित्रगुप्तवंशी नहीं था जो उन्हें सही सटीक सलाह देता, साफ साफ कहता कि यह करिए यह न करिए। भगवान कृष्ण अवतार रूप में कौरव पांडव को सलाह देते रहे, मामले में गहरे उतरते चले गए, लेकिन कोई उन्हें सलाह देने वाला नहीं था कि आप मध्यस्थता करिए, अच्छी बात है, आप सर्व शक्तिशाली हैं, लेकिन अपने ही नारायणी सेना को किसी और के लिए लड़ने हेतु भेजकर उसका समूल नाश कराने की क्या आवश्यकता है। हाँ, यह सब यदि विधि का रचा था या होनी ही था तो बात किसी भी तर्क से परे है। इसलिए अब मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा। जानते हैं, बचपन से ही ऐसा संयोग रहा है कि मेरे साथ कोई न कोई चित्रगुप्तवंशी या चित्रांशी अवश्य ही जुड़ा रहा। स्कूल कॉलेज के बाद अब नौकरी में आप हैं। इससे क्या होता है कि मुझे किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बाबा साहब ऐसी ही कुछ और बातें करने के बाद सीधे मंडली प्रकरण पर उतर आए। वह पूरी मंडली को कड़ी चेतावनी देना चाहते थे कि महफिल जश्न के कारण सभी एक साथ गायब हैं। अब तक चाय आ गई थी। श्रीवास्तव जी समझ गए थे कि अब घंटे भर से पहले फुर्सत मिलने वाली नहीं है। वह यह भी जानते थे कि इनकी क्रोध अग्नि अगर शांत ना की गई तो नियम कानून ऐसे हैं, विभाग का माहौल ऐसा है कि यह इस अग्नि में स्वयं को ही झुलसा लेंगे। उन्होंने उनको शांत कराने की कोशिश की तो बाबा साहब थोड़ा और बहकते हुए बोले, यह बिल्कुल गलत है। यह क्या तरीका है कि आप अपने घर को शराब खाना बना दें और उसके साइड इफेक्ट रूप में ऑफिस में आपके काम उत्तरदायित्व तो मजाक बनकर रह जाए। आप महफिल नोशी के चलते जब मन हो ऑफिस आए, नहीं तो घर बैठ जाएं। चलिए ये मान लेता हूँ कि यह मन नोशी, तन नोशी, महफिल नोशी आदि आपका पर्सनल मैटर है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन आप ऑफिस में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से कर रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करना मेरा उत्तरदायित्व है और अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में मैं पिन पॉइंट के बराबर भी पीछे रहूं, यह मेरे लिए संभव नहीं है। बाबा साहब पूरे फायरी अंदाज में बोले चले जा रहे थे। श्रीवास्तव जी ने उन्हें पूरी तरह फायर हो जाने देने के उद्देश्य से कहा, देखिए सर, इसके लिए मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी जिम्मेदार मानता हूँ। यह हास्यास्पद, कुटिलतापूर्ण, क्षम्यपूर्ण बात है कि नहीं कि एक तरफ आप मद्य निषेध विभाग खोलते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं कि पिताजी मेरे भविष्य के लिए ना पीजिए आदि आदि, न जाने कैसे स्लोगन होर्डिंग्स लगाते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा राजस्व कमाने का लोभ भी नहीं त्याग पाते। आबकारी विभाग भी खोले हुए हैं, खरबों रुपए का राजस्व कमा रहे हैं। तो जब शराब पीना न आपका न जनता का काम चल पा रहा है तो मद्य निषेध विभाग बंद करिए ना। टैक्स पेयर के पैसों से सफेद हाथी पाल कर देश को टैक्स पेयर को क्यों धोखा दिया जा रहा है। लोग पी पी कर मर रहे हैं, घर के घर तबाह हो रहे हैं, नशे में एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, रिश्तों की सीमाएं ध्वस्त हो रही हैं। क्या सही क्या गलत, नशे में किसे क्या खबर, इन सारी बातों की परवाह कौन कर रहा है। अपने यहाँ यह जो मंडलियां कर रही हैं उसके लिए मैं उनको और गवर्नमेंट दोनों को बराबर का जिम्मेदार मानता हूँ, बल्कि गवर्नमेंट को ज्यादा, क्योंकि उसकी पॉलिसी पूरी तरह से इस बात पर केंद्रित रहती है कि शराब की खपत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो। सर, यदि मैं गलत हूँ तो आप ही बताइए कि सही क्या है। बाबा साहब चाय की चुस्कियां लेते हुए उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। इस बीच मोबाइल पर दोबारा किसी की कॉल आई, लेकिन उन्होंने फिर पहले की तरह कॉल रिसीव नहीं की। श्रीवास्तव जी की बात पूरी होने के बाद कुछ देर सोचते रहे, फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोले, आपकी बातों से मुझे तो दो अर्थ मिल रहे हैं। पहला यह कि आप एक लॉयर की तरह इन मंडलियों को डिफेंड कर रहे हैं। दूसरा, आप यह चाहते हैं कि विभाग में जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है वह सब यथावत चलता रहे। आप क्या चाहते हैं कि जैसे नजमुद्दीन शराब पी पी कर मर गया 7-8 वर्षों में, क्या उसी तरह उसकी पत्नी मंडलियों के बाकी सदस्यों को भी मरने के लिए छोड़ दिया जाए। नजमुद्दीन की पत्नी के भी शराब की भेंट चढ़ जाने के बाद अनाथ हुए उसके बच्चों को कौन देखेगा। एक सभ्य समाज के सभ्य जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या हमें उसे गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोकना चाहिए। क्या बाकी बचे पियकड़ों को यह नहीं समझाना चाहिए कि नजमुद्दीन का क्या हाल हुआ। क्या तुम लोग को यह सब नहीं दिखता। तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा।
तुम लोग यह क्यों नहीं सोचते? उन्हें ध्यान से सुन रहे श्रीवास्तव जी ने चाय का एक और घूंट पीने के बाद कहा, सर, मैं आपकी मानवतावादी बातों सारी सदाशयता के बावजूद यही कहूंगा कि आपको मंडलियों की तरफ से मुंह मोड़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मानवतावादी नहीं हूँ या मुझ में अपने साथियों के प्रति कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। जिस दिन नजमुद्दीन की डेथ हुई, कब्रिस्तान में उसके अंतिम संस्कार के बाद घर जाकर चाय के अलावा मैं कुछ भी खा पी नहीं सका था। मैंने खाना नहीं खाया तो पत्नी ने भी नहीं खाया, क्योंकि मेरे खाए बिना वो खाती ही नहीं है। आपकी बातों से स्थितियां मुझे ऐसी बनती दिख रही हैं कि विवशता मुझे यह कहना पड़ रहा है, इस निवेदन के साथ कि मेरी इस बात को कहीं शेयर नहीं कीजिएगा। नजमुद्दीन की डेथ के बाद मैं जानता था कि परिवार निश्चित ही गंभीर आर्थिक संकट में होगा। एक तो पीने खाने वाला आदमी, ऊपर से जिस घर में औरत पीने खाने वाली ही नहीं बल्कि मर्दों के साथ महफिल में भी भाग लेने लगे, वहां सैलरी बचती ही कहाँ होगी। यह सोचकर मैं चुपचाप उनके घर जाकर 3 महीने तक इतना पैसा देता रहा कि कम से कम खाना पीना चल सके। यह सारा पैसा मैंने कभी वापस पाने की भावना के साथ नहीं दिया। सर देखिए, आप जानते हैं कि मैं बहुत यथार्थवादी और स्पष्ट बोल देने वाला आदमी हूँ। आपसे इसलिए इस मंडली की तरफ से आंखें मूंद लेने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमें वही कुछ कहना सुनना करना चाहिए जहाँ लोग हमारे काम के मूल्य को समझें, उसे गंभीरता से लें, ना कि जहाँ तहाँ जाकर उसकी खिल्ली उड़ाएं। श्रीवास्तव जी की बहुत जोर देकर कही गई इस बात से बाबा साहब बहुत गंभीर हो उठे। उन्होंने पूछा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? सर, मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपने एक शुभचिंतक की तरह मानवता के नाते ही नुसरत के भले के लिए उसको सलाह दी कि वह इन मंडलियों से दूर रहे, लेकिन उसके इस चैम्बर से निकलते ही आपकी सलाह की खिल्ली उड़ानी शुरू हो गई थी। आपने उससे जिन लोगों से बचने के लिए कहा था, उसने उन्हीं लोगों से सबसे पहले आपकी बात शेयर की, उन्हीं लोगों के साथ लंच किया और उसी समय आपकी बातों की उन्हीं लोगों के साथ खिल्ली उड़ाई, ठहाके लगाए। सर, आप किन लोगों को सही रास्ते पर लाने, बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप भूल गए? ज्यादा नहीं, यही कोई 2.5 साल पहले की बात है, जब आपने इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की थी कि सब बिना सूचना के बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, सीनियर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं, ड्रिंक करके ऑफिस भी आ जाते हैं। तो इन सब ने खिल्ली उड़ाते हुए सुना सुना कर कहा था, लगता है बबुआ का इलाज करना ही पड़ेगा। साला हम लोगों का उत्पीड़न करता रहता है। थाने में सीधे रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि अल्पसंख्यक हूँ, मुसलमान हूँ, तो यह कम्युनल तिलकधारी हमसे नफरत करता है, हमारे मजहब का अपमान करता है। कहीं बीवी से भी लिखवा दिया कि उसे धोखे से फंसाकर उसका यौन शोषण किया तो साले की नौकरी तो जाएगी ही, जेल अलग जाएगा। हमें सुधारने चला है, जानता नहीं है हमें कि हम चीज क्या हैं। जरा सोचिए सर, इस हद तक गिर चुके लोगों को आप या कोई भी समझा बुझा सकता है क्या? यह समझाने बुझाने की सीमा से परे जा चुके लोग हैं। यह सुनते ही बाबा साहब एकदम उत्तेजित हो उठे। उन्होंने श्रीवास्तव जी को ध्यान से देखते हुए कहा, यह बातें आपने पहले कभी क्यों नहीं बताई? मैं तो आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, क्योंकि सर उस समय आप बहुत गुस्से में थे, तब यह बातें आग में घी की तरह काम करती, आप और भी ज्यादा सख्त कदम उठाते और उस स्थिति में यह सब किसी भी हद तक चले जाते, आप विकट मुश्किल में पड़ जाते। मंडली ने अपनी पुख्ता तैयारी कर रखी थी, आप ऐसी किसी भी समस्या में न पड़े, यही विचार करके मैंने उस समय आपसे रिक्वेस्ट करके कोई भी कार्रवाई करने से मना किया था और आपने मेरी बात का सम्मान करते हुए कार्रवाई के लिए बढ़े अपने कदम वापस खींच लिए थे। वो सब कितने ढीठ और मनबड़ हैं, इसका अनुमान आप
इसी एक बात से लगा लीजिए कि वो महीनों तक मजाक उड़ाते रहे कि ये इंतजार कब तक चलेगा, बबुआ कार्रवाई कब करेगा भाई। वर्तमान स्थिति यह है कि नजमुद्दीन की मृत्यु के बाद नुसरत के आने से उत्साहित इस मंडली ने आपके खिलाफ एक नया चैप्टर खोल दिया है। नुसरत के रूप में उनके हाथ आपके खिलाफ एक अचूक हथियार लग गया है, जिसका वह आप पर घातक प्रयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में यह भरा हुआ है कि आप उन सबको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, इंक्रीमेंट भी न्यूनतम ही देते हैं। इस मंडली के कहने पर नुसरत किस हद तक जा सकती है, इसका विश्लेषण इन बातों से करिए। यह कहते हुए श्रीवास्तव जी ने अपनी चाय का आखिरी घूंट पिया। बाबा साहब उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। वह आश्चर्य में थे कि उनके ऑफिस में यह सब होता चला आ रहा है और उन्हें पूरी जानकारी ही नहीं। श्रीवास्तव जी ने उनकी मनोदशा को समझते हुए आगे बताना शुरू किया। सर, बात जब शराब कबाब से आगे शबाब तक पहुंच जाती है तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसकी कोई सीमा तय नहीं की जा सकती। श्रीवास्तव जी की यह बात सुनते ही बाबा साहब आश्चर्य से बोले, शबाब? जी हाँ, शबाब। उसके यहाँ जो महफिल सजी, संडे को उसे आप आज की भाषा में रेव पार्टी कह सकते हैं। बाबा साहिब फिर चौंके। क्या? रेव पार्टी? जी सर। इस रेव पार्टी में मंडली के 3 पुरुष सदस्यों के अलावा एक ही महिला सदस्य थी, खुद नुसरत। नुसरत? बाबा साहिब की आंखें आश्चर्य से फैली की फैली ही रह गई। कुछ पल चुप रहने के बाद वह बोले, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया है उसे? नजमुद्दीन के मरते ही इस स्तर पर आ गई है। उसको मरे हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं बीता है। यह सुनते ही श्रीवास्तव जी बोले, सर, उसके मरते ही नहीं, उसके रहते ही यह रेव पार्टी होती थी। उसके सूत्रधार कोई एक नहीं, सभी संयुक्त रूप से हैं। बाबा साहब एक बार फिर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोले, ये क्या कह रहे हैं? उसके रहते ही ये सब हो रहा था? हाँ सर, कई साल से यह सब चल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सब इस हद तक गिर सकते हैं, लेकिन आप तो इन सब से दूर रहते हैं, फिर आपको यह सारी बातें कैसे मालूम है? जी, उन्हीं मंडलियों से यह तीनों मंडलियां एक दूसरे को डैमेज करने के लिए दूसरे के घर के किचन के बर्तन तक की गिनती किए रहती हैं और यह गिनती सबको सर्कुलेट करती रहती है। मैंने जब पहली बार सुना था तो स्वयं मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। सोचा यह भी इन सब का एक दूसरे के चरित्र हनन का ही एक हथकंडा षड्यंत्र मात्र है। लेकिन जब अकाट्य प्रमाण सामने हो तो विश्वास करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता। वास्तव में यह बात खुली ऐसे की एक बार ऐसी ही एक पार्टी में झगड़ा हो गया। सब के सब नशे में तो थे ही, उनकी गाली गलौज हुड़दंग से पड़ोसी जाग भी सकते हैं, उन सब ने ऐसा सोचा ही नहीं। मंडली की हरकतों से परेशान पड़ोसियों ने उस दिन पहले इन सबको मारा, फिर पुलिस बुलाने जा रहे थे, लेकिन इन सब के बहुत हाथ पैर जोड़ने पर पुलिस तो नहीं बुलाई, लेकिन स्वयं जितना टाइट कर सकते थे उतना कर दिया। उन्हीं पड़ोसियों में से एक का दोस्त विरोधी मंडली में है, वही से सारी बातें आगे ट्रेवल करती रहती हैं। ओह, और यह ट्रेवल करती आप तक भी पहुंचती रहती हैं। विश्वास नहीं हो रहा है कि इन सब के मन में रिश्तों की मर्यादा स्वाभिमान जैसा कुछ बचा ही नहीं है। पहले जब अन्य लोगों के बारे में ऐसा सुनता पढ़ता था तो विश्वास ही नहीं होता था, सोचता था यह सब बकवास ही है, लेकिन अब तो अविश्वास का कोई कारण ही नहीं बचा है। सच में रिश्तों की पवित्रता, मर्यादा, स्वाभिमान, यह सब इस युग में समाप्त हो गए हैं। न्यूज में पढ़ता सुनता रहता हूँ कि अंधाधुंध कमाई करने वालों का शगल है ड्रिंक, ड्रग्स, रेव पार्टियां, लेकिन यहाँ मेरे ऑफिस में ही यह सब हो रहा है, वह भी उन लोगों द्वारा जिनकी आय इतनी भी नहीं कि उन्हें अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में भी रखा जा सके। मुझे इस शगल से ही नहीं, शब्द से भी घृणा है।
उन्हें बहुत तनाव में देखकर श्रीवास्तव जी ने कहा, सर, कहाँ तक और किससे किससे घृणा करेंगे? आप रिश्तों की पवित्रता, मर्यादा, स्वाभिमान के समाप्त होने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि यह समाप्त नहीं हुआ है, यह आज भी है। आप हम जैसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है जिनके लिए जीवन में यही सब सब कुछ है। यह उनके आचरण में है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता, फिल्मों, सीरियलों में स्वच्छंदतावाद दिखा दिखा कर एक ऐसा समानांतर वर्ल्ड खड़ा कर दिया गया है जिनके लिए वह सब एक अस्फूर्तिमयी जीवन शैली है, जिसे हम आप जैसे लोग अनैतिक आचरण कहते हैं। एक बात और बता दूं, अब यह और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि फिल्म सीरियल्स के साथ साथ इस समानांतर संस्कृति को और रफ्तार देने वाला अब एक और माध्यम ओटीटी के नाम से सबसे ऊपर आ गया है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। जो जैसा चाहे, जो चाहे वह दिखाएगा। ऐसे ऐसे कंटेंट दृश्य दिखाए जा रहे हैं जिन्हें पोर्न कहना गलत नहीं होगा। यह प्लेटफॉर्म कितना स्वच्छंद है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिस छम नाम मस्तराम के नाम से पूर्ण लिटरेचर हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ में आता था, हम लोगों के हाथों में देखते ही हमारे पेरेंट्स, टीचर हमें डंडों से पीटते थे। मैच्योर लोग भी छुप कर पढ़ते थे कि कोई देख न ले, नहीं तो बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। अब उसी लिटरेचर मस्त राम पर वेब सीरीज धड़ल्ले से चल रही है, बल्कि उससे भी आगे ऐसी ऐसी सीरीज है जो मस्त राम को भी मीलों पीछे छोड़ रही है। पूरे भारतीय कल्चर, समाज, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर झूठ मक्कारी और सिर्फ कामुकता ओटीटी पर परोसी जा रही है। पता नहीं क्यों अब तक सरकार भी चुप है। इसे रोकने के लिए कोई निर्णायक कार्यवाही करने में सक्षम बोर्ड नहीं बना रही है। श्रीवास्तव जी की वेब सीरीज वाली बात पर बाबा साहब बड़ी अर्थ भरी दृष्टि से उन्हें देखने लगे। इस पर श्रीवास्तव जी ने पूछा, क्या हुआ सर? क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? बाबा साहब ने उन्हें पूर्ववत ही देखते हुए कहा, क्या आप ऐसी सारी वेब सीरीज देखते रहते हैं जो आपको यह सब मालूम है? बाबा साहब ऐसा कुछ पूछ सकते हैं? श्रीवास्तव जी को ऐसी आशंका बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वह कुछ क्षण एकदम शांत रहने के बाद बोले, दृष्टि तो हर तरफ डालनी ही पड़ती है सर। सीधी सी बात यह है कि जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी न कि कौन कौन, कहां कहां, किस किस तरह से, किस तरह का जहर, गंदगी समाज में घोल रहा है, फैला रहा है। तभी तो उससे बचाव का रास्ता हम ढूंढ सकेंगे। यह सुनकर बाबा साहब कुछ सोच कर बोले, ऑफिस में जब सभी लोग इस समानांतर वर्ग के बारे में जानते हैं तो कोई इन सब को धिक्कारता नहीं, इन्हें टोकता नहीं। इससे बड़ी बात यह कि यह सब अपना जो भी थोड़ा बहुत काम करते हैं वह कैसे कर डालते हैं। देखिए सर, एक तो कोई इनके विवाद में पड़ना नहीं चाहता। ऐसी कोई भी बात आने पर परस्पर एक दूसरे को डैमेज करने में लगी ये मंडलियां अटूट एकता के साथ प्रश्न खड़ा करने वाले पर टूट पड़ती हैं। इसलिए उन्हें देखकर ही लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। बाकी रही बात काम की, तो इन मंडलियों ने उसका भी रास्ता निकाल रखा है। यह कुछ भी काम नहीं करते। कई लोग जो इनका काम पूरा करते हैं, बदले में इन लोगों से एक निश्चित रकम हर महीने लेते हैं। क्या? जी हाँ सर, यही सच है। यह सुनते ही बाबा साहब क्रोधित होते हुए बोले, यह ऑफिस है या शराबियों, कबाबियों, अयासों, जरायम पेशों वालों का अड्डा? सर, जो भी है, स्थितियां बहुत ही बदतर है। इसे सुधारना बहुत ही मुश्किल है। मद्य निषेध विभाग ही पूरी तरह से मद्य के कुएं में इतना गहरे डूबा है कि उसे निकालना संभव नहीं दिखता। इसलिए इस विषय में कुछ सोचने विचारने, किसी तरह का प्रयास करने में हमें अपनी ऊर्जा, समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इसी के साथ श्रीवास्तव जी ने सोचा कि
कुछ और गंभीर बातों को छोड़कर वह सब कुछ बता चुके हैं और जो कुछ अभी तक नहीं बताया है उनको बताकर अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगे। अब चलूं कुछ काम करूं, काफी पेंडिंग पड़ा हुआ है। यह सोचते हुए वह उठे और कहा, सर अब मुझे अनुमति दीजिए। जो कुछ जितना मालूम था वह सब बता चुका हूँ। एक बार फिर कहूंगा कि जो भी कदम उठाइएगा उसके पहले स्वयं की सुरक्षा के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। ऐसे कई समाचार तो आपने भी पढ़े होंगे कि शातिर लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं। वह बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों पर भी यौन शोषण का आरोप लगाकर उन्हें चुटकियों में जेल भिजवा देती हैं। कानून का फायदा उठाती हुई ये महिलाएं बहुत आसानी से आरोप लगा देती हैं कि फला व्यक्ति ने 10 वर्ष पूर्व मेरा यौन शोषण किया था। आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कानून ऐसा आरोप लगाने वाली महिलाओं से यह नहीं पूछता कि जब 10 वर्ष पहले आपका शोषण किया जा रहा था तब आपको पता नहीं चला और अब इतने वर्षों बाद किन उद्देश्यों के चलते आरोप लगा रही हैं। श्रीवास्तव जी ने मीडिया में आए ऐसे कुछ केसों का उल्लेख किया और चल दिए। यह भी नहीं देखा कि उन्हें जाने की अनुमति मिली है कि नहीं। बाबा साहब उन्हें चैम्बर से बाहर निकलने तक देखते रहे। श्रीवास्तव जी की बातों ने उन्हें बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। उनके मन में यह उथल पुथल बहुत तेज हो रही थी कि इन मंडलियों को उनकी सीमा में रखने के लिए क्या करें क्या न करें। उन्होंने मन ही मन कहा, हे चित्रगुप्त, तुमने इसी तरह से पहले ही यह बातें क्यों नहीं बताई। मैं समय रहते शुरुआत में ही इन्हें सीमा में रखने के लिए कदम उठाता तो यह इतना आगे निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। विभाग शराबियों ब्लैकमेलर्स का अड्डा नहीं बनता। इनका इतना साहस नहीं होता कि मुझ पर यौन शोषण का आरोप लगवाकर जेल भिजवाने की धमकी देते। लेकिन जो भी हो, इन षड्यंत्रकारी मंडलियों के डर से हाथ पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रहूंगा। ऐसा करना तो इनकी धमकियों के सामने नतमस्तक होना है। इन्हें अनैतिक कार्यों को निर्द्वंद होकर करते रहने के लिए भरपूर ऊर्जा का अच्छा स्रोत देने जैसा है। ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं है। माना कि महिलाओं को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए बने कानून में पेचोखम बहुत हैं, लेकिन अब इतना भी आसान नहीं है कि चुटकियों में मुझे जेल भिजवा दिया जाए। झूठे आरोपों के डर से मेरे कदम नहीं रुक सकते। मैं अपने विभाग से यह गंदगी साफ करके ही रहूंगा। जिस कानून का ये डर दिखा रहे हैं उसके पेचोखम में से ही रास्ता निकलवाऊंगा। चित्रांशी महोदय, तुम ही निकालोगे रास्ता, क्योंकि तुम ऐसे रास्ते निकालने में इतने प्रवीण हो कि सारा विभाग मिलकर भी तुम्हारे रास्ते की काट नहीं निकाल सकता। तुम्हारी यही विशेषता तो मुझे तुम्हारा प्रशंसक बनाए हुए है। इतना कि आप सदैव मुझ से कटु वचन ही बोलते हैं, फिर भी मेरे मन में विशिष्ट स्थान बनाए रखते हैं। महोदय, आखिरी गीता में कहा गया है ना कि निष्ठा पूर्वक कर्म करते रहो। मैं यही करूंगा और तुम्हारे निर्देशन में ही करूंगा। तुम ही मेरे सारथी बनोगे। तुम भी देखना मैं कैसे करता हूँ। इसका शुभारंभ भी आज ही इसी समय होगा। यह सोचते सोचते बाबा साहब ने अर्दली को भेजकर श्रीवास्तव जी को फिर बुलवा लिया। वह जब तक आए नहीं तब तक बुदबुदाते रहे, विभाग को ठीक करके ही रहूंगा। अगर कुएं में ही घुली मिली भांग तो पूरा कुआं ही छानूंगा। श्रीवास्तव जी, पूरा कुआं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।